नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना संकट में केंद्र सरकार अपने नागरिकों का पूरा ख्याल रख रही है। इसी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के जरिए जो लोग लॉकडाउन में दूसरे देशों में फंसे हैं उन्हें एयर इंडिया विमान के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 800 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इसके बावजूद देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के दौर में वे लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं। डॉक्टर से लेकर पुलिस वालों के बाद अब एयर इंडिया के 5 पायलट कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल फ्लाइट की उड़ान से 72 घंटे पहले किए जाने वाले पायलट के टेस्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सभी पायलट मुंबई के रहने वाले हैं। एयर इंडिया के सूत्रों के अनुसार सभी पायलटों ने भारत से चीन और अमेरिका के बीच कार्गो फ्लाइट ऑपरेट की थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट लॉकडाउन के बाद से ही चलाई जा रही थी। इन फ्लाइट्स में बोइंग 787 भी है जिनके जरिए 18 अप्रैल को ही दिल्ली के ग्वांगझाऊ लाया गया था ताकि वहां से मेडिकल सप्लाई लाई जा सके। तो वहीं एयर इंडिया ने शंघाई और हांगकांग के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट की है। दिल्ली से कई फ्लाइट न्यूयॉर्क भी गई है जहां संक्रमण काफी अधिक है। तो वहीं अब तक देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी अनुमानित संख्या करीब 62,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 21,109 से ज्यादा लोग 2,109 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 19,358 लोग सही होकर घर भी वापस जा चुके हैं। अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो कुल 40 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल अमेरिका का है जहां 13 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 78,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश की सरकार को हमारे कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा और उनके हितों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे वे संकट की घड़ी में आगे रहते हुए निसंकोच काम कर सके। तो इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा यहाँ पर जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज कुमार मिश्रा यहाँ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा, आपके पास पहले आना चाहूंगी। विवादों के बीच लगातार जो विवाद यहाँ पर हो रहा था विदेशों से भारतीयों को लाने का, उस बीच अब वंदे भारत मिशन यहाँ पर चलाया गया है, जो कि माना जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा मिशन भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है। देखिए, वंदे भारत जो मिशन है और साथ ही विदेश से जो भारत की वतन वापसी के लिए जो राजस्थान वासियों के लिए या देश भर के लोगों के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही हैं। पूरी लिस्ट दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक तमाम जो देश हैं, मुल्क है, दुनिया के राष्ट्र, वहां 1,30,00,000 भारतीय फंसे हुए हैं। खाड़ी देशों के अंदर ही बात करें तो 90 लाख जो है भारतीय होने का अनुमान वहां पर है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो आने के लिए करवा लिया है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब एक दिन पूर्व यानी कल ही जो एनआरआईज के साथ में एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें बताया कि 8 से 8,500 ऐसे लोग हैं जो राजस्थान के हैं और यहां आना चाहते हैं। तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर जो है वो चालू कर दिया गया है और राजस्थान में तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी गठित की गई है। एयर ट्रांसपोर्ट सेल का गठन हुआ है और इसमें आपको बता दें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है। आईएएस आशुतोष एडी पेडनेकर, दिनेश कुमार, धीरज श्रीवास्तव और एक आईपीएस अधिकारी हैं सुष्मित श्रीवास्तव, इनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि केंद्रीय विदेश सचिव जो हैं, केंद्रीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से चर्चा लगातार की जा रही है। तो केंद्रीय विदेश सचिव से राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और उसके साथ ही एसीएस उद्योग सुबोध कुमार अग्रवाल ने संवाद किया है, चर्चा की है और राजस्थानी वासियों को किस तरीके से विदेश से लाया जा सके इस पर पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है। यानी कि जब वो लोग आएंगे तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उन्हें खाने पीने के जो पैकेट्स हैं वो उपलब्ध कराना, इसके साथ ही उनका कंपलसरी जो क्वारंटाइन किया जाना 14 दिन का, उसके लिए सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर जो व्यवस्था है वो सारी डिटेल जो है वो दे दी जा चुकी है केंद्र सरकार को और पूरी तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो विदेशों में भी उन्होंने करवा लिया है। ऐसे लोग हैं 8 से 8,500 जिन्होंने विदेशों में भी अपना परीक्षण करा लिया है, वो कोरोना संक्रमित नहीं है और वो आना चाहते हैं। तो सूची दी गई है। तो ऐसे अलग अलग राज्य हैं, उन्होंने अपनी सूचियां जो है वो केंद्र सरकार को सौंप दी है।
अब केंद्र सरकार ये निर्णय करेगी किस आधार पर लाया जाए, कितनी फ्लाइट चलेंगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया जा रहा है, यानी समुद्र के मार्ग से भी लाने के लिए नेवी के जो जहाज है INS, ऐसे जहाजों का सहारा भी लिया जा रहा है। हवाई यात्रा जो मार्ग है वो तो है ही, इसके अलावा जहाजों के जरिए भी लोग आएंगे। तो इन लोगों को लाने के लिए पहले तो स्क्रीनिंग जो है उनकी उन विदेशों के अंदर सब जगह कंप्लीट हो जाए। जो सूची बनती जा रही है उसके आधार पर जिन लोगों को एयरलिफ्ट करके लेकर के आना है, तो एक एक करके जब वो लोग यहां पर फ्लाइट के जरिए पहुंचना चालू होंगे तो एयरपोर्ट पर ही बकायदा पूरी सेल जो एयरपोर्ट के लिए जो सेल गठित करी है, ये सेल, इसमें 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी राजस्थान में, अन्य राज्यों में भी इसी तरह की कुछ सेल बनाई होगी। तो उनके आधार पर इन लोगों को जो है पूरी सूची हाथ में रहेगी, हर पैसेंजर का उसमें नाम होगा, उसका डिटेल रहेगा, फैमिली यदि उनके साथ में आ रही है तो उनका डिटेल रहेगा। ऐसे लोगों को किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाए, खाने पीने की व्यवस्था करना, चिकित्सकीय बंदोबस्त करना एक बड़ा काम हो जाता है जब विदेश से इस तरह की फ्लाइटों का बंदोबस्त होता है। तो ये इसके साथ ही विदेश के जो देश हैं वो इस चीज पर सहमत होने चाहिए कि इनको भारत जो है वो भेजा जा सके। कई ऐसे देश हैं वहां पर उन्होंने अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे उनको बंद कर रखा है। हाँ। तो वो हवाई अड्डे चालू हों तब वहां से पैसेंजर्स आए, इसके लिए भारत का विदेश मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे देशों के संपर्क में है ताकि अपने भारतीय नागरिकों को लाया जा सके, सुरक्षित वतन वापसी हो। उसके लिए भारत की फ्लाइट्स वहां खाली भी जाएंगी तो जाएं और जाकर के उन लोगों को लेकर के आए। तो एक बड़ा मिशन है भारत सरकार का। ये एक सुझाव ये भी था कि भारत से भी इस प्रकार के जो लोग हैं जो विदेशों के यहाँ फंसे हुए हैं उन फ्लाइट्स के जरिए जा सकते हैं, लेकिन कई देश ऐसे अनुमति नहीं दे रहे हैं अभी आने के लिए कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर बाहर के लोग आए, उनको संक्रमण फैलने का शायद खतरा भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार सूची का जिक्र कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जी सूची का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर माना जा रहा है, किस प्रकार से ये सूची जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी सूची किस प्रकार से तैयार की जा रही है, क्या कुछ यहाँ पर जो नियम रखे गए हैं उन लोगों के लिए, किन लोगों को इस सूची में पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है? देखिए, सूची का आधार ये है कि बाहर विदेश के लिए या तो पर्यटन के लिहाज से कोई लोग विदेश गए थे, जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत देश के लिए अलग अलग राज्यों के लिए गाइडलाइंस की है, कमोबेश वैसी ही गाइडलाइन विदेशों के लिए भी है। जो अध्ययन करने के लिए जो स्टूडेंट्स विदेश गए हुए थे, इंटर्नशिप करने के लिए स्टूडेंट्स गए हुए थे, या फिर जो लोग वहां बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं रहा, जो लोग संकट की स्थिति में, जिनकी तबीयत खराब है, पैसा उनके पास में है नहीं, आपातकाल की हालात उनके लिए हैं, ऐसे में वो अपना उपचार वहां महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, भारत देश आना चाहते हैं, ऐसे जो लोग संकटग्रस्त हैं, जो पर्यटन के लिए घूमने फिरने वहां गए थे, अचानक लॉकडाउन हो गया तो वहां फंस गए। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनका कोई यहाँ पर परिजन जो है उसकी तबीयत खराब है और ऐसी स्थिति में यहाँ और कोई है नहीं और वो लोग विदेशों के अंदर अटके हुए, तो मानवीय आधार वाले या फिर बहुत संकट की स्थिति वाले जो लोग फंसे हुए हैं उनको पहली प्राथमिकता के आधार पर लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बहुत से ऐसे NRIs हैं या फिर विदेशों में फंसे हुए छात्र हैं जिन्होंने, या टूरिस्ट हैं या धार्मिक पर्यटन के यात्री हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को डायरेक्ट अप्लाई किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग संबंधित राज्यों को अप्लाई किया है। तो जैसे राज्यों के अंदर जहां अप्लाई हुआ है तो वो राज्य सरकारें उनकी सूचियां केंद्र को भिजवा रही हैं, जहां केंद्र के पास अप्लाई आया है वह केंद्र सरकार जो है वो संबंधित राज्यों को भेजने की व्यवस्था अपने स्तर पर कर रही है। तो 2 तरह का प्रोसीजर जो है ये सूचियां बनाने का चल रहा है। राजस्थान से जो फीडबैक दिया गया, अभी तक राजस्थान के पास करीब 8,500 लोगों का डेटा आ चुका है कि ये लोग आना चाहते हैं राज्य में। तो उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NRIs को 115 NRIs के साथ में अभी एक दिन पूर्व संवाद किया था, उनको कहा कि वो धैर्य बनाए रखें, परिस्थितियां सुधरेंगी और जल्दी जो है अन्य विदेशों से उनको लाने का प्रक्रिया शुरू होगी। तो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव जो टीम है वो केंद्रीय विदेश सचिव से, हर्षवर्धन जी से और अन्य लोगों से बातचीत लगातार संवाद कायम रखे हुए हैं। इसी तरीके से केंद्र सरकार जो है वो विदेशों के अंदर संवाद कायम किए हुए, एम्बेसीज जो है अलग अलग देशों की, वहां केंद्र सरकार के स्तर पर संवाद कायम किया जा रहा है। सभी का मकसद एक ही है कि अपने लोगों की सुरक्षित घर वापसी हो जाए। जी नीरज कुमार मिश्रा यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नीरज, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अन्य देशों ने यहाँ पर अपनी एयरपोर्ट्स को फिलहाल बंद कर रखा है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ज्यादा ना फैल सके अगर जो बाहर से लोग आते हैं उनसे, लेकिन भारत ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा मिशन यहाँ पर तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग, बाहर जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको आने में कहीं ना कहीं मदद यहाँ पर साबित हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अन्य देश यहाँ पर एक अपना फैसला यहाँ पर जताया है उन्होंने कि जिस तरीके से ये संक्रमण कहीं ना कहीं ऐसे आने जाने में फैल सकता है, लेकिन भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है बाहर से प्रवासियों को लाने का, क्या ये सही है?
क्या कोरोना को रोकने में ये कदम कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकेगा? जी देखिए, भारत सरकार अगर कही जाए, ये पूरा मामला इस तरह अगर हम लेते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी भावुक हैं और पिछले 40 दिनों से लोग अपने घर वालों से मिलने की डिमांड कर रहे थे, जा रहे थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ऐसे लोगों को वो वापस लाया जाए और उसके लिए एक बड़े मिशन के साथ, वंदे भारत मिशन के साथ तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो राजधानी लखनऊ में भी आई और देश के तमाम जगहों पर भी गई। और कल 182 लोग शारजाह से यहाँ आए। उन्होंने आते ही अपने देश की जमीन चूमी और कहा कि इस देश से अच्छा कुछ भी नहीं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए ये बड़ा काम किया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और जो भी लोग यहाँ पर आए उनकी प्रॉपर तरीके से उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उन सभी को क्वारंटीन किया गया है जिससे कि ये वायरस आगे न फैले। जी, और क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है आज सुबह एयर इंडिया के 5 पायलट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा की भी यहाँ पर बात सामने आती है क्योंकि तमाम जो लौट रहे हैं यात्री उनकी तो पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स है उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं दी जा रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए, उसके बाद जो BSF के जवान थे वो इसकी चपेट में आ गए और अब पायलट्स की बारी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि अगर हम यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स है इनकी सुरक्षा का क्या? जी देखिए, जो भी लोग बाहर से लोगों को ला रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के रास्ते से ला रहे हैं या बस ड्राइवर हैं जो कि तमाम प्रदेशों से लखनऊ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जहां जहां भी वो जा रहे हैं वो निश्चित तौर से खतरे में है क्योंकि जो भी लोग बसों द्वारा आ रहे हैं उनका पता नहीं है वो उनके अंदर कोरोना के लक्षण है या नहीं है। कई बार तो ऐसा भी मामला सामने आया है कि बुखार, जुकाम और सर्दी यानी कोई कोरोना के लक्षण नहीं मिले और उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो इस तरह के तमाम लोग आ रहे हैं और उन्हें भले ही 14 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन उनके संपर्क में आके जो भी बसों के ड्राइवर हैं या रेलवे के गार्ड हैं या रेलवे के जो चलाने वाले लोग हैं और इसी तरह फ्लाइट के भी लोग वो भी संक्रमित हो सकते हैं। और जब उनकी जांच की जा रही है तो वो जी, यहाँ पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी भी जुड़े हैं। गौरव जी, अगर बात करूं भारतीय प्रवासियों के लौटने की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा था तमाम राज्यों से जो प्रवासी हैं, श्रमिक मजदूर हैं, वो कहीं ना कहीं उनका लौटने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उसके बाद जो लॉकडाउन 3.0 का फेज है वो भी इस वक्त जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि जिस तरीके से जो मूवमेंट इन प्रवासी मजदूरों का हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा है। लेकिन अगर मैं जो विदेश से भारतीय लोग आ रहे हैं, क्या उनके मूवमेंट से कोरोना नहीं बढ़ सकता है? देखिए आयुषी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये देखनी होगी कि जो इस समय इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर कोरोना का चल रहा है या जो फिगर्स आ रहे हैं उस पे भी हमें बहुत अहम गौर करना होगा। सबसे बड़ी बात है आयुषी कि इस समय करीब 190 से ज्यादा देश हैं और उसमें अगर बात की जाए 13वें स्थान पर हिंदुस्तान का जो है वो नंबर आ गया है। यानी आप ये लगा लीजिए कि कोरोना नंबर की अवस्था में जो हिंदुस्तान काफी पीछे चल रहा था वो जो इस समय टॉप रैंकिंग है उसमें 13वें स्थान पर आ गया है। और अगर बात की जाए विश्व के 10 देश ऐसे हैं जो टॉप 10 में हैं और जो 1 लाख नंबर पार कर चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए 11वें नंबर पर चाइना है जहां से ये शुरुआत हुई थी और वो अभी 82,000 मामलों के साथ या कोरोना पॉजिटिव के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि हिंदुस्तान ने 13वां स्थान हासिल किया है। तो जो आपकी शंका है कि जिस तरीके से आज हमारे 5 भारतीय जो पायलट हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो लौट कर आ रहे हैं उनको पूरा एक बड़ी क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी देखने को मिलेगी कि कल ही एक रिसर्च का डाटा जो है वो पब्लिश किया गया है। आयुषी, मैं अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूं कि अमेरिका में और ब्रिटेन में वहां के शोधकर्ताओं ने कोरोना को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तेजी के साथ
कोरोना अपना स्ट्रक्चर और अपना जो संरचना है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और अब तक 100 से ज्यादा बड़े बदलाव कोरोना के अलग अलग पेशेंटों में देखने को मिले हैं। यानी जिस तरीके की हम लक्षण शुरुआती दिनों से 3-4 लकीर मानकर चल रहे हैं आयुषी, चाहे वो खांसी हो, जुकाम और बुखार हो। और यहाँ पर आयुषी में एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा उत्तराखंड से, जो कि एक बड़ा शोध का विषय हल्द्वानी से बना है। यहाँ पर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 1 महीने से कोरोना का मरीज ऐसा भर्ती है जिसे दूसरे लोगों से संक्रमण मिला था, वो लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं और ये मरीज की पिछले 10 दिन में पिछले 1 महीने में 10 बार कोरोना के टेस्ट इसके पॉजिटिव आए हैं। और हैरत करने वाली बात यह है आयुषी कि इसको ना तो खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है। तो पूरी तरह से जो इंटरनेशनल रिसर्च हो रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। और इस तरह से अगर कोरोना का जो इफेक्ट चेंज हो रहा है या स्ट्रक्चर या उसका डीएनए चेंज हो रहा है, तो ये हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही डराने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी ऐसे लोगों पर डाउट किया जा रहा है जिनके टेस्ट नहीं हो पाए और वो कोरोना पॉजिटिव होंगे। तो जैसा कि मैं शुरुआत में आयुषी बता रहा था आपको कि हम 13वें स्थान पर आ गए हैं दुनिया में और बहुत नंबर हम दूर नहीं है जब हम अपना ये क्रम घटाने की बजाय और ऊपर ले जा सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए खतरा और बड़ा हो सकता है। जी, पूर्ण रूप से यहाँ पर कोरोना की स्थिति अभी भारत में इतनी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर कोरोना अपनी खतरनाक स्थिति में पहुंचता है, पूर्ण रूप से अपने पैर पसारता है, तो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली तस्वीरें हैं वो काफी डराने वाली होने वाली है। गौरव जी, बिल्कुल डरावने वाली हो सकती है। और देखिए हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारा जो गृह मंत्रालय है या हमारी जो मिनिस्ट्री और जो अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं वो अक्सर डबलिंग रेट की बात करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से शुरुआती पिछले 3 महीनों की अगर बात की जा रही है उसमें हमने डबलिंग रेट काफी सुधारा है। मगर मैंने आपको जैसा बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर और डीएनए चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान में भी ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जो स्वस्थ हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये रेटिंग अगर हमारी आगे बढ़ती है तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य या चौंकाने वाली बात नहीं होगी आयुषी कि हम लोग धीरे धीरे छूट तो हमारी गायब की ही जाएगी, हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन की ओर भी बढ़ सकते हैं। जी, यहाँ पर नीरज मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज मिश्रा, अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है। और अगर दूसरे राज्यों की बात करूं तो बिहार में कई मजदूर ऐसे मिले हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो क्या फिलहाल उत्तर प्रदेश की अभी तक स्थिति बनी हुई है? किस प्रकार से जो प्रवासी मजदूर है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ, अब जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए आयुषी, अगर हम उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बात करें तो करीब 3300 मरीज इस समय एक्टिव हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो कार्य किया जा रहा है, अगर बात कही जाए कि जो भी मजदूरों के लिए किया जा रहा है वो काफी बेहतरीन किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं शिकायत आ रही है कि जो लोग क्वारंटाइन हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ऐसे कई लोग जो क्वारंटाइन हैं वो भाग भी गए। तो इससे भी कोरोना लगातार फैलने का खतरा बढ़ा रहा है। तो इस तरह की कई शिकायतें हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम ठीक अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि ऊपर लेवल पर मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रमुख सचिव रोज लोगों को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुलिसकर्मी सड़कों पर खड़े हैं। लेकिन जिस दिन से कहा जाए कि लॉकडाउन में यानी 4 तारीख को हल्की सी छूट दी गई है, उसके बाद से सड़कों पर आ रहा है कि किन लोगों को रोकें किन लोगों को ना रोकें। तो ये काफी समस्या पुलिस के साथ है। और लगातार अगर पिछले 3 दिनों की तो पूरे देश में 3300 के करीब कोरोना पॉजिटिव लगातार मिलते गए और पिछले 3 दिनों में 10,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर इसी तरह मिलते गए तो हम 1 लाख का आंकड़ा मात्र 1 हफ्ते में है। और नीचे ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझना होगा कि जो लोग क्वारंटाइन हैं उनकी कायदे से हिफाजत की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कायदे से की जाए, जाके जिस वजह से वो भाग ना सकें। जी, यहाँ पर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए जयपुर से। नीरज जी, अगर बात करूं राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब स्थिति ऐसी हो रही है, जिस तरीके से गौरव जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि स्थिति ऐसी हो रही है कि अब कोरोना के लक्षण यहाँ पर लोगों में नहीं मिल रहे। जिस तरीके से पायलट्स यहाँ पर शुरू में आज पाए गए हैं उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखे हैं और स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। लॉकडाउन 3.0 फेज की अगर मैं बात करूं तो
जिस तरीके से ये जब से चालू हुआ है तब से कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें बड़ी तेजी से यहाँ पर इजाफा हुआ है। कल जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ लगता है, क्या 17 मई के बाद क्या कुछ हालात रहेंगे देश में, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या इन सब चीजों को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए आयुषी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ये बिना लक्षणों वाले कोरोना केसेस के मामले सामने आ रहे हैं, राजस्थान में तो स्थिति बेहद चौंकाने वाली पहले से है। हम इस पर कई बार खबरें भी चला चुके हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80% बता चुके हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने उसके 2-3 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने जानकारी दी कि 70% मरीज राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है। अब आप अंदाजा लगाइए अब क्या हालात उत्पन्न होने वाले हैं जब 70 और 80% मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री आंकड़ा दे रहे हैं। 70 से 80% के बीच ऐसा आंकड़ा है जो कोरोना पॉजिटिव भी है लेकिन उनमें लक्षण नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आम लोग किस संख्या में संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जब लक्षण, जिस आदमी में लक्षण नहीं है वो अपनी जांच कराने कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा जी। जिस आदमी को अपना लक्षण लगता है, कुछ ना कुछ सर्दी होती है, खांसी जुकाम होती है, या निमोनिया है, छाती के अंदर जकड़न है, हार्ट के अंदर कोई धड़कनों के अंदर तब्दीली है, या फिर आंखों के अंदर संक्रमण हो रहा है, या श्वास के अंदर संक्रमण हो रहा है, तभी, या फिर बुखार तेज चल रहा है, तब वो व्यक्ति जांच के लिए जाता है, निकलता है। उसमें घबराहट होती है कि मैं भी अपनी जांच करा लूं। तो लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे, क्वारंटाइन पूरी तरीके से है। लेकिन जो लोग बाहर मूवमेंट जो हुआ अभी, जो लॉकडाउन 3rd के दौरान जो मूवमेंट एकदम से बढ़ा, और इससे पहले भी जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले, चाहे फिर वो सब्जी मंडी जाने की बात हो, दूध लेने के लिए बाहर डेयरियों पर जाने की बात हो, या अन्य स्थानों पर जाने की बात हो, अत्यावश्यक कार्य से जो लोग बाहर निकले, क्या वो संक्रमित होकर के नहीं आए होंगे और उनकी जांच किस स्तर पर अब तक हो चुकी है? ये बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक स्थिति है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ सकते हैं, स्टडीज बता रही हैं जून और जुलाई के अंदर, तो जब ऐसे हालात थे तो क्या जरूरत थी कि शराब के ठोकों को इस तरह खोल दिया जाए कि लाइनें लग जाएं, कतारें लग जाएं और लोग जो है वो नियमों का उल्लंघन कर लें। अब बात सामने आ रही है कि जो शराब के ठेके हैं उनके जरिए ना करके अब बढ़ावा ये दिया जाएगा कि शराब की होम डिलीवरी होगी। तो इस प्रकार तमाम चीजें हैं, लूप होल्स बहुत सारे हैं इस चीज में। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सर्वदलीय एक बैठक बुलाई थी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी दलों के नेताओं से, यानी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे संवाद आज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा कि आज प्रधानमंत्री या कोई अन्य नेता नहीं कह सकता कि कोरोना किस दिशा में जाएगा। हम ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, और उस दिशा में राजस्थान तेजी से काम कर रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आंकड़े आपको देता हूं कि राजस्थान में 2.9% जो है वो मृत्यु दर है कोरोना के मामले में, जबकि देश में मृत्यु दर 3 है। हालांकि 0.1% का फर्क है, लेकिन कुछ कम केंद्र से राजस्थान के अंदर मृत्यु दर है। राजस्थान में रिकवरी का परसेंटेज बहुत अच्छा है। पूरे देश में सबसे अच्छा रिकवरी परसेंट राजस्थान का है, जो कि है 55.4%, जबकि देश के अंदर औसतन जो रिकवरी का परसेंट है, यानी कोरोना के मरीज जो ठीक हो रहे हैं, वो 29.97% है, करीब 30% पूरे भारत में है। नीरज जी, यहाँ पर थोड़ा सा समय की कमी है। गौरव जी से एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी। गौरव जी, उत्तराखंड की स्थिति की मैं बात करूं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा था उसमें काबू पाने में एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की थी, लेकिन फिर भी आंकड़े मिलते जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन का जो तीसरा फेज था उसके बाद की तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिली है, और उसके बाद तमाम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजाफा, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या में यहाँ पर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके बाद अब लोगों के दिमाग में ये भी संशय है क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा, और इसी को लेकर अब कल जो प्रधानमंत्री है वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ लगता है, क्या इस स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है? 17 मई के बाद क्या कुछ होने वाला है? कम शब्दों में जवाब। जी गौरव जी। चलिए, लगता है गौरव जी से यहाँ पर संपर्क टूट गया है। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और नीरज कुमार मिश्रा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स यहाँ पर देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की स्थिति देश में बनी हुई है, लगातार यहाँ पर इजाफा, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या का इजाफा होता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के बाद पता चलेगा क्या कुछ अब फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।